नया नया लगाया क्या? ठीक है भाई। तो अनुवादन, ठीक है। अनुवादन क्या होता है? अनुवादन पढ़ रहे थे ना हम लोग। एक होता है अभिवादन, एक होता है अनुवादन, ठीक है। तो अनुवादन में, अभिवादन से तो अपना कोई फिलहाल साइंस में लेना देना है नहीं है, क्योंकि वो तो एक सोशल टॉपिक हो गया, ठीक है। अनुवादन में क्या है, यानी कि आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, ठीक है। तो प्रोटीन में हमने पढ़ा कि यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, इनिशिएशन यूकैरियोटिक फैक्टर, है ना। देखो भाई, इनिशिएशन मतलब आरंभिक, है ना। एलोंगेशन फैक्टर है, यानी कि यूकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार की क्या होते हैं, कारक होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो आके जुड़ेंगे एमआरएनए के ऊपर। फिर एमआरएनए क्या करेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा, ठीक है ना। राइबोसोम पर 3 सब यूनिट होती है जनरली। अब तक ना आपने यही पढ़ी होंगी, पी और ए, है ना। पी साइट होती है और ए साइट होती है, ई साइट नहीं होती है। जबकि ई साइट किस काम के लिए होती है, ई साइट का बहुत छोटा सा काम है कि ये आवेशित टीआरएनए को, आवेशित का मतलब सक्रिय, वो टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो अम्ल कोई जुड़ा हुआ है वो आवेशित माना जाएगा। अब ये टीआरएनए को क्या करती है, यहाँ से छूट के आगे बढ़ने का मौका देती है, ठीक है। शुरुआत में कहां पर होगा, पी पर होगा काम, ये दूसरा अमीनो अम्ल आएगा। तो ये यहाँ से आगे खिसकना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी तो बॉन्डिंग बन गई ना एक बार, अब ये आगे भी तो खिसकेगा। तो आगे डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे ई साइट और होती है, क्या नाम है उसका, ई साइट। फिर और होती है पी साइट, और कौन सी होती है, ए साइट। इस तरीके से 3 साइट है, ठीक है। और राइबोसोम और एमआरएनए को जोड़ने के लिए, इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए क्या होते हैं, कल अपने पढ़े थे ना, ईएफ फैक्टर्स होते हैं, है ना, इन यूकैरियोट्स में, ठीक है। ईआईएफ का मतलब ही क्या है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है, आरंभक। फिर एलोंगेशन फैक्टर्स और होते हैं, उन्हें ईएफ से दर्शाते हैं। ये तो स्मॉल ई मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यानी यूकैरियोटिक प्रारंभिक कारक। और ये क्या हो जाएगा, एलोंगेशन मतलब दीर्घीकरण कारक। समझ आई बात। फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, दूसरा सॉरी, ये छोटा ये वाला यहाँ होगा, क्या होगा, दूसरा टीआरएनए यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और पहला वाला टीआरएनए क्या होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होगा ना। तो इसको डिस्चार्ज करने में और इसको आगे बढ़ाने में कौन सहायता करता है, ये ई साइट। ये इसको धक्का देगी कि अब तू पीछे हट ले यहाँ से, क्योंकि अगला टीआरएनए फिर ए साइट पर आना है। आगे बात समझ, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, तो आगे बात करें। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आगे चलता चला जाएगा, नया नया टीआरएनए इस पर नया नया अमीनो अम्ल लाता चला जाएगा। फिर अमीनो अम्ल आपस में क्या करेंगे, पेप्टाइड बंध बनाते चले जाएंगे, और इस तरीके से बहुत सारे पेप्टाइड बंधों के बनने से क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जहां पर लास्ट में यूएए या यूजीए या फिर यूएजी, 3 में से कोई एक कोडन आ जाएगा, वहीं पर अगला टीआरएनए आना बंद हो जाएगा। जब टीआरएनए आएगा नहीं, कोई अमीनो अम्ल लाएगा नहीं, तो फिर समापन हो जाएगा। ठीक इस तरीके से क्या हो गया, समापन। जैसे ही समापन होता है पूरी मशीनरी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्टेप में अनुवादन हो जाता है पूरा। अब इसमें आगे क्या पढ़ेंगे हम कि नियमन। भाई प्रोटीन बनने के लिए कई बार प्रोटीन को रोका भी जाता है। देखो जैसे कोई कोशिका है, वो लगातार क्या कर रही है, प्रोटीन बना रही है, तो प्रोटीन बनाने के लिए भी तो बहुत सारे फैक्टर्स ईएफ वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यानी कि प्रोटीन बनने के लिए जो दूसरी प्रोटीन चाहिए उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम्स। अच्छा, वैसे प्रोटीन बनने के लिए ईएफ फैक्टर वगैरह चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारी एटीपी खर्च हुई, पढ़ा ना आप लोगों ने कल, जीटीपी खर्च हुई। तो इतनी सारी कोशिका विभाजन में और के बाद कोशिका जो बनेगी, यानी कि कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन क्या चाहती है, एनर्जी की डिमांड करती है, ऊर्जा खर्च हो जाती है कोशिका विभाजन
होगा, प्रोटीन वगैरह बनेंगे, तो कई बार उस प्रोटीन को बनने से हम लोग रोकना चाहते हैं, नहीं बननी चाहिए ये प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि वो उस प्रोटीन को रोकने के लिए अलग से एक प्रोसेस होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस या पीसीडी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है ना, तरीके से कोशिका विभाजन रुकेगा और प्रोटीन, अगर आप लोग आर्टिफिशियल तरीके से प्रोटीन रोकना चाहते हो तो कोशिका के अंदर क्या करोगे, क्लोराम्फेनिकोल डाल दो, क्लोराम्फेनिकोल डाल दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा, अनुवादन रुक जाएगा। जब अनुवादन रुक जाएगा तो उस स्थिति में फिर क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, ऊर्जा खर्च नहीं होगी, प्रोटीन का बनना भी कभी कभी रोकना पड़ता है, जिससे पता चले कि ये प्रोटीन नहीं होगी या ये एंजाइम नहीं होगा तो क्या काम होगा, है ना भाई, हर प्रोटीन का अपना एक काम है। जैसे हर एंजाइम एक प्रोटीन है, तो यानी कि एंजाइम क्या है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनी, अब वो प्रोटीन अगर नहीं बनेगी तो हमें पता चलेगा ना कोशिका में क्या काम रुक गया, ठीक है, जैसे अगर पेप्सिन नहीं बने पेट के अंदर तो क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं हुआ तो वो जमा होते चले जाएगा, तो इंसान की एनर्जी उतनी रहेगी। दूसरी चीज, प्रोटीन का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा तो दस्त वगैरह हो जाएंगी, बीमारी लगेगी, तो उससे पता चला कि नहीं चला, तो एकदम सीधे इंसान पर तो किया नहीं जाता है इफेक्ट, किस पर किया जाता है, पहले जीवाणुओं पर करेंगे, फिर उसके बाद चूहों पर किया जाता है, जो दवाई चूहों के लिए सही फिट बैठ गई फिर उसे ह्यूमन पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, रिसर्च में बहुत लंबा टाइम लगता है, बैक्टीरिया पर सबसे पहले इसलिए करके देखते हैं क्योंकि उनका जीवन काल बहुत छोटा है, 1 घंटे 2 घंटे में पूरा जीवन काल उनका, एक आधा कप, ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार कि तुम्हारे कोर्स में नहीं आएगा, डोंट वरी, है ना, कि आधा कप है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से है, अगर 1 सेकंड में 1 कप डबल, 1 सेकंड में अगर एक बैक्टीरिया दुगने कर रहा है प्रजनन के द्वारा, 2 बना रहा है, 1 सेकंड में 1 से दुगने बना रहा है, तो कप को भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो पूरा टाइम नहीं लगेगा उसको, 1 मिनट नहीं लगेगा, 59 सेकंड लगती है, क्योंकि आधा हो गया है ना वो, आधे के बाद दुगना तो वो सीधे 59 के 59 तुरंत डबल कर देंगे 1 सेकंड के अंदर, तो इस तरीके से है वो, यानी कि उनका इतना कम जीवन काल है तो उसमें सबसे पहले रिसर्च बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका अलावा क्लोरोम्फेनिकोल आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये केमिकल बहुत काम की चीज है, पता लगाते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर वगैरह में काम में आएगा ये। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरा प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। अब क्या पढ़ना है हमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में जीन की अभिव्यक्ति। इसके अलावा क्लोरमफेनिकोल के अलावा साइक्लोहेक्सिमाइड भी काम में आता है। ठीक है, दो साइक्लोहेक्सिमाइड क्या करेगा, साइक्लोहेक्सिमाइड भी प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का काम कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं नया टॉपिक, एकदम फ्रेश टॉपिक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जीन नियमन कैसे होगा ये पढ़ना है। क्या, जीन नियमन। ठीक है, अब जीन का नियमन कैसे होगा, इसके लिए सीधी सी बात है, डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन होंगी बहुत सारी, और डीएनए से फिर क्या बना है, आरएनए बना है, आरएनए में बहुत सारे जीन होंगे। तो कभी भी प्रोटीन तो जीन एक छोटा सा हिस्सा बनाएगा जीन को, तो जैसे ये है आरएनए, ठीक है, इससे क्या बननी है, प्रोटीन बननी है। तो मान लो प्रोटीन इतने हिस्से से बन रही है, ठीक है,
लेकिन यहाँ से प्रोटीन बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, इसके लिए यहाँ पर कुछ जीन होंगी, ठीक है। तो ये सभी जीनों का समूह जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है या प्रोटीन संश्लेषित करने वाली जीन की सहायता करता है, उस जीन के समूह को क्या कहते हैं? ओपेरॉन। क्या कहते हैं? ओपेरॉन। ठीक, जैसे कभी कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह बजता है, कोई मतलब प्रोग्राम होता है, शो होता है, तो गाने वाला तो एक है मेन, लेकिन उसके साथ धुन बजाने वाले भी तो बैठे होते हैं। तो पूरे के पूरे बैंड को क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा। बैंड बोल देंगे ना उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रम रम कुछ भी जो भी बजा रहे हो, गिटार विटार बांसुरी जो भी हो, वो डिपेंड करता है कि वेस्टर्न है या ट्रेडिशनल है, जैसा भी गाना हो, है ना, गाना बजना चाहिए, चाहे पॉप सॉन्ग बज रहे हो, कुछ भी हो। यानी कुल मिला के क्या होगा कि गाने वाला तो एक है लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे हैं, ठीक है। ठीक ऐसे ही क्या होगा, प्रोटीन बनाने वाला तो एक है लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे हैं, तो इन पूरे जीन के ग्रुप को अपन क्या बोल देते हैं? ओपेरॉन। ठीक है, तो ओपेरॉन के बारे में सबसे पहले जो रिसर्च की थी वो की थी इकोलाई के ऊपर। इकोलाई में ई कैपिटल बनाना, सी छोटा और फिर इकोलाई। पढ़ा कोलाई जाता है, लिखा कोली जाता है, ठीक है ना। इकोलाई, इकोलाई क्या होता है? एक जीवाणु जिसका पूरा नाम क्या होता है? एस्चेरिचिया कोलाई। वेरी गुड। कहीं कहीं पर ई भी लिख देते हैं कुछ, ई ए ना लिख करके ये एस्चेरिचिया कोलाई। ये वंश है, कुछ जाति है, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ये एक रूल होता है ना, कि वंश और जाति के नाम अलग अलग अंडरलाइन करके लिखे जाते हैं। अच्छा जी, आगे बात करें। एस्चेरिचिया कोलाई में एक्सपेरिमेंट किया तो किसने किया? जेकब एंड मोनार्ड। क्या नाम था? ओ सॉरी, मोनार्ड है खाली। जेकब और मोनार्ड दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल दिया और लैक्टोज के, क्योंकि लैक्टोज के रिलेशन में किया था तो उन्होंने इसका नाम दिया लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। अब जीन का नियमन होता कैसे, करते कैसे? एक नाम याद रखना तुम लोग, ट्रिक। आईपॉश, ठीक है। आईपॉश में आई का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब संदमक। संदमक क्या करता है? रोकने का काम करता है। पी प्रमोटर। ओ ऑपरेटर। एस स्ट्रक्चरल जीन। या संरचनात्मक जीन। ठीक, ये प्रचालक और ये ऑपरेटर को ऑपरेटर ही कहा जाता है। ऑपरेटर को ऑपरेटर ही कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना तो अंग्रेजी पढ़ लोगे, ऐसा थोड़ी है, समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि फिर वो चालक परिचालक कंडक्टर वाली वो आ जाती है दिमाग में, है ना, प्रचालक वगैरह। तो इसे ओपेरॉन मॉडल कहा गया। ये सब जीन मिलकर के क्या कर रही है? प्रोटीन का निर्माण। अब देखो भाई, एस स्ट्रक्चरल जीन होती है, इस स्ट्रक्चरल जीन के 3 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है ना।
ZYA, ठीक है, मतलब Z एक अलग है, Y अलग है और A अलग है, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, तीन अलग अलग तरीके के एंजाइमों को बनाते हैं, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज और एसिटाइलेज, इस तरीके से तीन जो हैं वो इससे बनेंगे। और तीन एंजाइम क्या होते हैं, ZYA में Z क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Z बनाएगा बीटा साइडेज, फिर आता है Y बनाता है परमिएज, उसके बाद अगला है A, ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज, सही बात। इसको पढ़ लेना भाई, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतना समझ आया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो हुआ ये कि इकोलाई के अंदर, देखो भाई पहले देसी भाषा समझो, ये बैक्टीरिया था, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, इसमें यहाँ पे गैलेक्टोज होता है अंदर, कोशिका के अंदर, जैसे खाएगा पिएगा तो कार्बोहाइड्रेट जाएगा उसके अंदर, तो इसमें क्या होता है, लैक्टोज शर्करा होती है, कौन सी, लैक्टोज शर्करा। अगर इसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, गैलेक्टोसाइडेज है, तो ये इस लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल बना देगा ग्लूकोज के। आई बात समझ में, यानी लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज में, ठीक। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज हुआ तो, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो फिर क्या होगा, ये लैक्टोज को नहीं तोड़ेगा। आगे बात समझ में भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है तो लैक्टोज टूटेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो लैक्टोज नहीं टूटेगा। लैक्टोज है या नहीं है, तो लैक्टोज की उपस्थिति से हम पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है या नहीं है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन को कौन बना रहा है, जेड, जीन बना रहा है। इसका मतलब बीटा अगर लैक्टोज दिखाई दे रहा है, सिस्टम समझना बड़ी साधारण भाषा में, अगर लैक्टोज की उपस्थिति है यानी वो टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना है, इसका मतलब इस जीन ने काम नहीं किया है। इस जीन ने काम क्यों नहीं किया है, इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ है, स्विच ऑफ है, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। भाई स्विच ऑफ कर दूं तो लाइट बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लाइट बंद हो जाएगी तो तुम लिखना बंद कर दोगे, ठीक। तो जब पढ़ाई बंद हो जाएगी, यानी कि आपके लिखने से पता लगाया जा सकता है कि लाइट ऑन है, सिस्टम ऑन है या सिस्टम ऑफ है। आगे बात समझ में, आपके घर वालों को भी जो ऑनलाइन बैठे हैं ना, उनको पता है कैसे, क्योंकि अभी तुम मोबाइल में बैठे, मोबाइल लेकर के बैठे हुए हो या लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हो, तो उन्हें दिख रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ क्लासरूम का सिस्टम ऑन है तो पढ़ पा रहे हो। अगर तुम नहीं देख बैठे होते तो उससे पता लग जाएगा कि क्लास में पढ़ाई नहीं हो रही है। वो बात हो रही है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तब भी हमारे ऊपर आरोप आ जाए, वो एक अलग बात है ना, वो कॉमन सेंस की बात है। कुल मिला के अगर लैक्टोज है तो पता चल जाएगा कि ग्लूकोज नहीं बना, इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो इसका मतलब इस जीन ने काम नहीं किया, इस जीन ने काम नहीं किया, इसका मतलब ये ओपेरॉन सिस्टम बंद है, ठीक है। और अगर ये लैक्टोज टूट गया तो इसका मतलब इसने काम किया, ये तोड़ रहा है, ये पूरा बना रहा है सिस्टम। इस तरीके से कई बार देखा जाता है। ये तो थी साधारण भाषा, ठीक है। अब पढ़ते हैं जरा वैज्ञानिक भाषा, ठीक है ना। वैज्ञानिक भाषा में क्या होगा, अच्छा एक बात और बताओ,
अगर हमारा पेट भरा हुआ है, पूरा फुल खा लिया है, तो फिर हम क्यों खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। और ज्यादा खाएंगे तो ओवर ईटिंग से वॉमिटिंग भी हो सकती है, उल्टी वगैरह होगी, तबीयत खराब होगी तो और क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं है कि अभी और आइसक्रीम चलनी है भाई बफर सिस्टम में सब कुछ खाने के बाद भी। अब तो बड़े हो गए, तो तरीके से खाना पीना जानते हैं, पता है कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यानी कि जब पेट भरा हुआ है तो नहीं खाएगा कोई, और पेट खाली है तो खाएगा। ठीक यही कंडीशन होती है यूकेरियोट्स के अंदर। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे लैक्टोज के बनने की, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की क्रियाविधि, और यूकेरियोट्स में पढ़ेंगे हम ट्रिप्टोफैन। ठीक है, कुछ जीवाणुओं में भी ट्रिप्टोफैन मॉडल देखा गया है, तो जनरली इस तरीके से कुछ में ट्रिप्टोफैन का मॉडल और चलता है, उसमें एटीन्यूएटर वगैरह बनता है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में जाने से पहले अब यहाँ बात करते हैं हम इसकी। ठीक है ना, कि लैकोपेरॉन मॉडल जो किसने दिया था? जेकब और मोनार्ड ने दिया था। इसमें होता क्या है कि एक सिस्टम होगा जिसे इंड्यूसर कहेंगे, ठीक है, और दूसरा सिस्टम होगा जो रिप्रेसिव होगा। रिप्रेसिव का मतलब जो खत्म कर देगा। हालांकि जेकब एंड मोनार्ड का दिया हुआ ये जो मॉडल था लैकोपेरॉन मॉडल, ये दोनों तरीके का ही होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एक एक करके समझेंगे हम इसको। ठीक है, सबसे पहले सीधी सी बात है, ये संदमक है। ठीक है, अगर इस संदमक ने प्रोटीन बना दी, ये भी तो जी ना, संदमक प्रोटीन बना दी, वो संदमक प्रोटीन क्या करेगी? जाके और ऑपरेटर से जुड़ गई। ठीक है सर, जब वो ऑपरेटर से जुड़ेगी तो यहाँ पर राइबोसोम प्रमोटर के ऊपर जो आया था ना, अब ये आगे नहीं चल पाएगा, यहाँ पे जी ये आ गई ऐसी, अब ये आगे नहीं खिसक सकता। जब ये आगे नहीं खिसकेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। अब क्या किया जाए? यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो नहीं बनेगा, तो ये काम नहीं करेगा। दूसरी चीज क्या किया जाए इसको रोकने के लिए? अगर हम बाहर से लैक्टोज डाल दें, लैक्टोज हर तरीके से काम करता है, अगर लैक्टोज यहाँ पे डाल दिया, वो लैक्टोज इससे आकर के क्या हो गया? जुड़ गया। उस लैक्टोज ने इसकी क्या कर दी? बंदी कर दी। अब ये इस पर जाकर के जुड़ नहीं सकता है, रास्ता रुक गया, रुक गया। तो राइबोसोम ऊपर आगे जाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, बनेगा, और फिर उसके बाद उस लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज बन जाएगा। बोलो, यानी कि हमने क्या किया? इस संदमक प्रोटीन के काम को रोक देना है। मतलब उससे पता चल जाएगा कि लैक्टोज डाल रहे हैं और फिर उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑन हो गया। ठीक, तो इस तरीके का ये मॉडल था। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर दोबारा से समझ लो इसको। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेड वाई ए से क्या बनता है, तो ये तो सबको याद रहता है कि हाँ ठीक है, एक परमिएज बनना था, एक एसिटाइलेज बनना था, एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना था, बनने थे तीन। किससे कौन सा बनना था, बस यही एक सवाल है। ठीक है, तो इनको याद भी इसी सीक्वेंस में करना, जेड वाई ए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है ना, जिस सीक्वेंस में याद करोगे उसी सीक्वेंस में तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा जाता है। कई बार मान लो एक ही पूछ लिया ना कि परमिएज किससे बनता है, फिर वहां हिसाब लगाने मत बैठ जाना कि जेड से या वाई से, या कोई एक तो है ही है। अपनी तरफ से लिख दिया जेड, फिर बगल वाले ने बताया वाई है तो वाई लिख दिया, कॉपी जमा करते करते कोई ए बोल के चला गया तो ए लिख दिया, ऐसा मत कर देना। ठीक है, पूरा ही पूरा लिखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ओपेरॉन कैसे काम करेगा। ठीक है, इसमें एक प्रेरक पदार्थ होता है, तो सबसे पहले इसके दो हिस्से करके पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना, यानी प्रेरक तंत्र या दमित तंत्र। तो पहले पढ़ेंगे इसको प्रोकैरियोट्स में, जीन नियम में।
प्रेरक तंत्र, ठीक है। हाँ, आप लोग रिजॉइन कर लीजिए, ठीक है। ऑल ऑफ यू कैन हियर, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो है ना, रिजॉइन बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी सिस्टम में, ठीक है, रुकावट के लिए खेद है। आगे पढ़ते हैं, ठीक। प्रेरक तंत्र, प्रेरक तंत्र कैसे काम करता है इसमें कि प्रेरक तंत्र में सक्रिय दमनकारी को प्रेरक पदार्थ डाल करके निष्क्रिय कर दिया जाता है, ठीक है। और दमित तंत्र में क्या होता है, निष्क्रिय दमनकारी को को रिप्रेसर डाल करके सक्रिय दमनकारी में बदल दिया जाता है। यानी एक तो सिस्टम ये है कि डायरेक्ट हम ही प्रेरक पदार्थ डाल दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम जो प्रेरक पदार्थ डालें, हम जो पदार्थ डालेंगे वो प्रेरक पदार्थ को आगे बढ़ाएगा। यानी एक तो हम डायरेक्टली उसी पर अटैक करें, यानी हम ही लेकोपेरॉन डाल दें, एक तरीका। दूसरा ये है कि हम ऐसा पदार्थ डालें जो लेकोपेरॉन मॉडल फिर से शुरू हो जाए। समझ में आ रही है बात? या तो हम डायरेक्ट लेकोपेरॉन के लिए लैक्टोज डाल दें, या फिर हम ऐसा डालें जो लैक्टोज उसमें एक्टिव होकर के काम करने लग जाए। लैक्टोज उसमें पहले से है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, एक तो ये तरीका है। जब लैक्टोज हमने डाला तो वो क्या हो जाएगा, प्रेरक तंत्र, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, दमित तंत्र। कौन सा होगा, दमित। तो दमित तंत्र में होगा कि हमने लैक्टोज डाला तो ये हो गया प्रेरक तंत्र, ठीक है। हमने लैक्टोज नहीं डाला, लैक्टोज पहले से उसमें था, हमने ऐसा प्रोटीन डाला कि लैक्टोज एक्टिव हो गया। समझ आ गई बात? तो वो क्या हो जाएगा, दमित तंत्र। काम हमेशा एक ही होगा, वही जो अभी बताया था कि इसमें होगा क्या, कि एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर ये जीन है बहुत सारी, ठीक है। अब इसको आप नहीं भी बनाओगे ना ऐसे डायरेक्टली इतना सा बना, या इसको आप सिंपल फॉर्म में बना के आना एग्जाम में एक लाइन से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या यहाँ पे। अब आप लोग रिजॉइन कर लीजिए, ठीक है, ओरिजिनली रिजॉइन।